तारीख 20 मार्च साल 2000। कश्मीर की सुदूर फैली पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच कल कल करती चिनाब के किनारे बसंत दस्तक दे चुका था, या यूं कहें पूरे शबाब पे आ चुका था। मानो धरती का ये टुकड़ा पूरी दुनिया को चीख चीख के कह रहा था कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। सेब के खूबसूरत बगीचों के बीच 35 मकानों के एक गांव चित्ती सिंहपुरा में ये दिन उत्सव वाला था। 20 मार्च की तारीख त्योहारों वाली थी। पूरे गांव में उत्सव, खुशियां, लहक, चमक, शबाब पे थी। अब आप सोच रहे होंगे मुझे तो बताना था कि नरेंद्र मोदी को एक कांस्टेबल ने क्यों डांटा, कैसे डांटा, किन परिस्थितियों में डांटा, और कहां मैं आपको कश्मीर के एक गांव की सैर कराने लगा। जनाब, कश्मीर के इस गांव की सैर किए बिना नरेंद्र मोदी के उस किस्से तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ये किस्सा इसी गांव में घटा था। नरेंद्र मोदी कश्मीर क्यों चले गए और इस गांव में नरेंद्र मोदी को कांस्टेबल ने डांटा क्यों? यकीन मानिए एक किस्सा इतना दिलचस्प है कि आपको बताते बताते कब इतिहास का कौन सा पन्ना आपको कौन सी जानकारी से रूबरू करा जाएगा, आपका खुद पे यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के लिए ये घटना उनके जीवन के सबसे बड़े सबक के तौर पर थी, लेकिन पूरी दुनिया के लिए और पूरी राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी का इस घटना में शामिल होना ये बताता है कि आखिर किस तरह से एक आम नेता से, एक आम आदमी से एक खास आदमी के बीच का अंतर तय किया जाता है। यकीन करिए, कांस्टेबल से डांट खाते नरेंद्र मोदी आपको निराश नहीं करेंगे। यकीन करिए, कांस्टेबल का डांट खाना नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है, नरेंद्र मोदी की वो सबसे बड़ी खूबी है जिसके दम पे उन्होंने इस देश की सियासत में अपना झंडा बुलंद किया है। आज के इस किस्से में आपको चित्ती सिंहपुरा की वो यादें भी ताज़ा करवाएंगे जो शायद आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। क्या हुआ था 20 मार्च सन 2000 को, जिसके लिए नरेंद्र मोदी को चित्ती सिंहपुरा का दौरा करना पड़ गया था। चित्ती सिंहपुरा की वो घटना जो कभी आपके सामने आई नहीं, या जिस घटना को कभी आपके सामने लाने दिया नहीं गया, आज हम आपको इस वीडियो के सहारे चित्ती सिंहपुरा के उन 35 लोगों की शहादत याद दिलाने की कोशिश करेंगे, जिन 35 लोगों ने केवल और केवल धार्मिक कट्टरवाद के मुकाबले के तौर पे अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। चलिए मेरे साथ आपको लिए चलता हूं उसी तारीख, उसी समय, उसी घड़ी, उसी दिन और उसी जगह पे, ताकि आप भी उसी दहशत की कल्पना कर सकें जिस दहशत का सामना उस रात 35 मासूम परिवारों ने किया था। तारीख थी 20 मार्च साल 2000 और जगह दक्षिणी कश्मीर का एक छोटा सा और बड़ा मशहूर जिला है, अनंतनाग। आप सब ने भी शायद नाम सुना हो, क्योंकि बाबा बर्फानी के दर पे मत्था टेकने वालों के लिए ये श्रद्धा का सबसे बड़ा बेस कैंप हुआ करता था। इसका नामकरण बाबा बर्फानी के भक्तों ने ही किया है। अनंतनाग का नाग वास्तव में भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह है। इस अनंतनाग की वादियों में कभी बोल बम के जयकारे गूंजा करते थे, लेकिन अब कहाँ है वो शिवालय और कहाँ है वो शिवालों के शांति संदेश। अब तो बस अनंतनाग में बारूदों की गंध है, गोलियों की आवाजें, और इन आवाजों के बीच दबी हुई चीखें, और इन सब के बीच अनंतनाग में पसरा हुआ सन्नाटा। बस यही है अनंतनाग की तस्वीर। और इसी अनंतनाग में चिनाब के किनारे सेब के झुरमुटों के बीच एक खुशियों से हरा भरा गांव हुआ करता था, या यूं कहें घाटी का सबसे अलबेला गांव हुआ करता था, क्योंकि सिखों की इतनी बड़ी तादाद कहीं और रहती नहीं थी। चित्ती सिंहपुरा नाम का ये गांव सिखों की आबादी के लिए मशहूर हुआ करता था। तकरीबन 35 सिखों का परिवार अपना जीवन यापन करता हुआ खुशी खुशी इस गांव में अपना समय व्यतीत कर रहा था। शायद ना दुनिया की खबर थी और ना दहशत गर्दी की पहचान। अगर होती तो वो जगह कब का छोड़ दिए होते जिस जगह दहशत गर्दी ने अपने पांव पसार नहीं बसा लिए थे। अनंतनाग की धरती पे आतंकवाद के बढ़ते कदमों से अनजान ये 35 परिवार खुशी खुशी 20 मार्च का इंतजार हफ्तों से कर रहे थे।
गांव के बच्चे हफ्तों से प्लानिंग कर रहे थे कि कब 20 तारीख आए और वो अपना त्योहार मनाए। सिखों का पावन पर्व था। गुरुद्वारों में लंगर चल रहे थे, गुरुद्वारे सजे हुए थे, पूरा गांव चमकीली पन्नियों से सजाया गया था। शाम 7:30 बजे का समय था और घड़ी आपको क्या बताऊं, घड़ी तो मानो वज्रपात सरीखी इस गांव के हर आदमी के सर पे गिर पड़ी थी जब इन लोगों ने जश्न के बीच 6 से 7 लोगों को अपनी तरफ आते देखा था। गांव का मंजर कल्पना करें, कितना खुशनुमा माहौल था। गुरुद्वारे के सामने आग जलाई गई थी, उस आग के चारों तरफ बच्चे नाच रहे थे, खेल रहे थे। 35 परिवारों के सभी प्रमुख बैठ के बात कर रहे थे, हलवाई लगे हुए थे, खाने पीने के इंतजाम थे, महिलाएं अपनी बातचीत में मशगूल थी। खुशनुमा माहौल था, मलय समीर चल रही थी कि अचानक दूर पहाड़ी की चोटी से 7 से 8 लोगों के उतरने की आहट हुई। लोगों ने जब घाटी की तरफ ध्यान से देखा तो लगा शायद बंदूकधारी फौजी भाई हैं। फौजी भाई हैं, बुलाओ बुलाओ, फौजी भाइयों को भी जश्न में शामिल कर लेंगे। पूरे गांव में फौजी भाइयों को देख के सुरक्षा का एहसास हुआ। लेकिन जैसे जैसे कदम पास आते गए, चेहरे स्पष्ट होते गए और भ्रम दूर होता गया। सैनिकों की आमद सुरक्षा का संदेश लाती है और मातम की सुगबुगाहट लाती है दहशतगर्दों की आमद। ये फौजियों की टोली नहीं थी, ये दहशतगर्दियों की जमात थी जो मौत का संदेश लेके इस गांव में दस्तक दे रही थी। किसी को शायद तब भी यकीन नहीं था उस मौत के तांडव का, इल्म तक नहीं था उस बर्बरता का जो अब इस गांव में होने जा रही थी। गुरुद्वारे के सामने छोटे छोटे बच्चों के सिरों को बंदूक की बटों पे नापते इन लोगों को शर्म तक नहीं आई कि उस गुरुद्वारे में गुरु नानक देव की गुरुबानी गूंज रही है, शांति का संदेश सुनाया जा रहा है और उसी गुरुद्वारे के सामने हिंसा का ये बर्बर नाच खेला जा रहा था। देखते ही देखते खुशियों में तब्दील ये गांव सिर्फ चीखों का गवाह बन के रह गया था। बच्चों को बटों पे नापते ये लोग सीधा 35 परिवारों के प्रमुखों की तरफ लपके, सबको लाइन से खड़ा कर दिया। कल्पना करिए उस भयावह दृश्य का। गुरुद्वारे के सामने आग जल रही है और आग के सामने एक एक करके लाइन से 17 लोगों को खड़ा किया गया और गोली दाग दी गई। 17 लोगों का नरसंहार कर दिया गया एक साथ। लेकिन शायद 17 लोगों के खून से भी इन दहशतगर्दों के होठ लाल नहीं पड़े थे। इन्हें शर्म नहीं आई थी, पैगंबर साहब के शांति संदेशों को सुनने की हिम्मत बची नहीं थी। 17 लोगों की हत्या के बाद छोटे छोटे बच्चों के रुआसे गलों से निकली हुई चीखें गुरु नानक देव की बोली का गला घोंट रही थी। गुरुद्वारे के सामने बजते शांति संदेश बेईमानी से लग रहे थे और इन दहशतगर्दों की दहशत अभी समाप्त होने वाली नहीं थी। गांवों में इनकी वहशियत अब औरतों के सर पे टूटने वाली थी। ये लोग सीधा घरों की तरफ दौड़े, जो जहां मिला वहीं लूटा गया। उससे वो सब कुछ लूट लिया गया जो उसके पास था, फिर चाहे वो इज्जत हो, आबरू हो, प्राण हो, पैसा हो, धन हो, सब कुछ। देखते ही देखते एक खूबसूरत सा बसा हुआ गांव वीराने में तब्दील हो चुका था। लाशें गिनने वाले नहीं थे। जब सुबह लाशें गिनी गईं तो लाशों की गिनती निकली 35 लाशों को देख के देश का कलेजा निकल गया था। कल्पना करिए, छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे थे जो अपने माँ, अपने बाबूजी को अपने ही सामने मरा हुआ देख रहे थे। उन बच्चों के दिलों पे क्या गुजर रही थी, उनकी सिसकियां दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ा सिंहनाद कर रही थी कि इस दहशतगर्दी का अंत एक ही है, वो है दहशतगर्दों की समाप्त का समूल नाश। पूरा देश एक आवाज में चिट्टी सिंहपुरा की इस घटना पर शर्मिंदा था। देश में वाजपेयी की सरकार थी और बहुत महत्वपूर्ण दिन था 20 मार्च का, इसलिए चूंकि 21 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भारत दौरा था। बिल क्लिंटन के सामने मानवता के नरसंहार की ये तस्वीरें भारत ने दहशतगर्दी के सबूत के तौर पे दिखाई, चूंकि तब तक ये पश्चिम के लोग दहशतगर्दी को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि तब तक 9/11 नहीं हुआ था।
जब तक जिसके पीर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। दहशतगर्दी की कीमत क्या होती है ये तब तक अमेरिका को पता नहीं था, जब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ओसामा बिन लादेन के कारनामे ने हजारों लोगों की जिंदगियां नहीं ली थी। बिल क्लिंटन के सामने इन तस्वीरों को दिखाया गया तो बिल क्लिंटन की आंखें नम हो गईं। वाजपेयी सरकार ने तत्काल फैसला किया कि सरकार का एक शिष्टमंडल चिट्टी सिंहपुरा का दौरा करेगा। 20 से 22 नेताओं की सूची बनाई गई, जिन नेताओं में कैबिनेट मंत्री सरीखे पद वाले नेता थे। लेकिन इन 20 से 22 लोगों में एक चेहरा था जो बिल्कुल नया था, जिसके पास कोई पद नहीं था, जो राजनीति का निर्वासन झेल रहा था, और अभी अभी वाजपेयी उसका निर्वासन समाप्त करा के उसे अमेरिका से भारत लेके आए थे। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी का नाम शायद वाजपेयी नहीं डलवाया हो, क्योंकि अमेरिका से तो उन्हें वाजपेयी ही लेके आए थे। कैसे लाए थे अगर देखना हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। खैर, मशहूर पत्रकार अशरफ वानी बताते हैं कि जब उन्हें पता चला कि चिट्टी सिंहपुरा का दौरा करने के लिए बीजेपी का शिष्टमंडल आ रहा है, तो उसे रिपोर्ट करने के लिए वो भी चिट्टी सिंहपुरा पहुंचे। चिट्टी सिंहपुरा में एक टेंट लगाया गया था, जिस टेंट में ये 20 से 22 नेता रुकने वाले थे, और सैनिकों का एक जमावड़ा था इस टेंट के आसपास, जो टेंट की सुरक्षा व्यवस्था देखने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि नरेंद्र मोदी की राजनीति की दिशा तय करने वाला था ये किस्सा, और ये मैं कहां आपको लेके घुमा रहा हूं। परेशान न होइए, एक एक शक, एक एक संदेह स्पष्ट होता जाएगा। अशरफ वानी बताते हैं 20 से 22 भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव पहुंचते हैं, और इसके बाद टेंट में दाखिल होने का सिलसिला शुरू होता है। चूंकि सुरक्षा दृष्टि से हर नेता को टेंट के भीतर मौजूद रहना था। सैनिकों को एक लिस्ट दी गई थी, जिसमें उन 20 से 22 नेताओं के नाम थे, जिन नेताओं को टेंट के अंदर रखा जाना था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को भी ये मंजूरी नहीं थी कि वो उस टेंट के भीतर दाखिल हो सके, तो सैनिक गेट पे खड़ा होके जो जो नेता अंदर जा रहा था उससे उसकी पहचान पूछ रहा था, वो पहचान बताता और सैनिक टिक करके जाने देता। जिन नेताओं के चेहरे सैनिक खुद पहचानते थे उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सारे नेता चले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पे अब तक टिक नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी अब तक टेंट में दाखिल नहीं हुए थे। सारे नेताओं को तो नहीं, लेकिन अशरफ वानी को नरेंद्र मोदी की चिंता होने लगी, क्योंकि वानी साहब से नरेंद्र मोदी ने पहले ही प्रगाढ़ रिश्ते बना लिए थे जब वो दिल्ली में सचिव के पद पे काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर खूब बनाया है। खैर, इस पे कभी विस्तार से बात होगी, फिलहाल तो इसी किस्से पे रहते हैं। जब नरेंद्र मोदी नहीं मिल रहे थे तो अशरफ वानी इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई मोदी जी गए कहाँ, क्योंकि वो इकलौते पत्रकार थे, उसके सिवा डीडी के पत्रकार थे। तो जब अशरफ वानी गांव की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी गांव के लोगों से बातचीत कर रहे थे, गांव के लोगों से उनकी आप बीती जान रहे थे। जो भी बचे खुचे लोग थे उन लोगों से उस रात का हालचाल पूछ रहे थे। उस गुरुद्वारे भी गए थे जिस गुरुद्वारे के सामने हिंसा का वो नंगा नाच किया गया था। गुरुद्वारे के ग्रंथी से बात की, गुरुद्वारे की वो दीवारें देखी जिस दीवारों पे अभी भी गोलियों के निशान बयां कर रहे थे आतंकवादियों की बर्बरता। नरेंद्र मोदी ये सब देख रहे थे, और यहाँ टेंट में हल्ला मचा हुआ था कि मोदी जी गए कहाँ। बाद में मोदी जी घूम के जब टेंट में दाखिल होने लगे तो कांस्टेबल ने कहा कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। अब मोदी जी आइडेंटिटी कार्ड तो रखे नहीं थे अपने पास। अच्छा, इतने छोटे टुच्चे नेता भी नहीं थे कि तुरंत अपना परिचय बताने लगे, भैया नरेंद्र मोदी हैं हम, हमें टेंट में जाने दीजिए। तो जरा चुप हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी आश्चर्य हुआ। तब तक नरेंद्र मोदी की उम्र 50 हो चुकी थी, गंभीरता आ चुकी थी नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी चुप हो गए, खड़े हो गए कि क्या कहें। तब तक अशरफ वानी की नजर पड़ी कि ये कांस्टेबल नरेंद्र मोदी को डांट रहा है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी चुप हो गए तो उस कांस्टेबल को लगा कि ये धोखा दे रहे थे। कांस्टेबल डांटने लगा, जाइए हटिए यहाँ से, भागे यहाँ से, पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं टेंट के अंदर, ऐसे थोड़ी सबको दाखिल होना है, जिन लोगों का नाम सूची में है उन्हीं को दाखिल होना है। नरेंद्र मोदी इसके काउंटर में कुछ बोलते तब तक वानी साहब आ गए और उन्होंने टोका, अरे क्या बात कर रहे हो भाई, किससे बात कर रहे हो, ये नरेंद्र मोदी हैं,
बीजेपी के बड़े वाले नेता हैं, अपनी सूची चेक करो, उसमें इनका नाम भी है। तो उसने चेक किया तो भाई टिक किया, जाने दिया। अब आप सब सोच रहे होंगे भाई इसमें क्या खास बात है, नरेंद्र मोदी को कांस्टेबल ने डांट दिया, फिर अशरफ वानी के कहने पे अंदर भेज दिया। इसमें नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी खूबी है जो मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने इसी खूबी के दम पे हिंदुस्तान की राजनीति में अपना परचम बुलंद किया है। तो जनाब अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब सारे नेता ऑफिशियल निर्देशों के आधार पे टेंट के अंदर बैठे हुए थे, तब नरेंद्र मोदी ने इन नियमों की परवाह किए बिना चित्ती सिंहपुरा का दौरा किया था। चित्ती सिंहपुरा के घर घर जाके लोगों से आप बीती सुनी थी। चित्ती सिंहपुरा के उस गुरुद्वारे का भी दौरा किया था जहां नरसंहार हुआ था। यानी बाकी के नेता सिर्फ निर्देशों पे चल रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। चित्ती सिंहपुरा के लोगों को किसकी शक्ल याद होगी? क्या नरेंद्र मोदी की, जो उनके दरवाजे पर दस्तक देके उनका हालचाल पूछ रहा था, या वो बाकी के 20-22 नेताओं की शक्लें याद होंगी जो केवल टेंट में थे और टेंट से निकल के बिल्कुल सैनिकों के वेश में, सैनिकों के साथ सुरक्षा घेरे में नाम मात्र के लिए उनके पास पहुंचे थे। यही खासियत है नरेंद्र मोदी और बाकी नेताओं की। बाकी नेता लीक पे चलना जानते हैं और नरेंद्र मोदी लीक बनाना जानते हैं। कोई चलता पद चिन्हों पे कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में और आगे जाना जाता है। जो लीक पे चलेगा वो जाना नहीं जाएगा, लेकिन जो लीक बनाएगा वो इतिहास रचेगा। नरेंद्र मोदी का हमेशा यही अलग करने का तरीका और उनकी संजीदगी किसी मुद्दे को लेके, जैसे चित्ती सिंहपुरा का दौरा करना है तो इसको लेके नरेंद्र मोदी संजीदा हैं, जिज्ञासु हैं, लोगों से सच में उनका हाल जानना चाहते हैं, सच में उस गुरुद्वारे को देखना चाहते हैं जहां नरसंहार हुआ था। केवल पेपर वर्क नहीं था। तो जहां सच की जिज्ञासा है, जहां सच का ध्यान है, वहां प्रगति तो होनी ही होनी है। यही था वो नरेंद्र मोदी का राजनीति का मूल, नरेंद्र मोदी की राजनीति का वो मूल जादू जिसने इस देश के लोगों के सर चढ़ के बोला और नरेंद्र मोदी को इस देश की सत्ता पर पिछले 7 सालों से बिठाए हुए है। और कब तक बिठाए रखता है ये जनता तय करेगी। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, चित्ती सिंहपुरा की इस घटना पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।